में भेदभाव, किसी का संरक्षण करने के लिए, किसी को बचाने के लिए भेदभाव करना। और जब आप किसी को बचाने के लिए भेदभाव करेंगे तो होगा तो वो भी नियम का उल्लंघन, समानता का उल्लंघन, लेकिन उस भेदभाव का उद्देश्य पवित्र होगा। आप किसी बस या ट्रेन में जाएंगे तो आप पाएंगे उसमें से कुछ सीटें या कभी कभी कुछ डब्बे महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, बूढ़ों के लिए आरक्षित होते हैं, ओल्ड एज के जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए आरक्षित होते हैं। क्या वो बुरा है? जो लोग युवा हैं, युवतियां हैं, उनको ये बात पता नहीं कितने समझ में आएगी, लेकिन कल्पना कीजिए कि आपके पेरेंट्स जिनकी उम्र 70 साल के आसपास है, कभी किसी ट्रेन में जाएं, कभी किसी बस में जाएं और भीड़ हो बस में, उनको बैठने की जगह ना मिले तो कैसा लगेगा? एक ऐसा सिस्टम जिसमें 70 साल का, 60 साल का, 80 साल का व्यक्ति बैठ सके, बेशक 30 साल 40 साल वाले को खड़ा होना पड़े, आप मानेंगे कि जस्टिफाइड है? भीड़ से भरी बस में या मेट्रो में या ट्रेन में अगर हमारे घर की कोई स्त्री जाए, बहन जाए, माँ जाए, पत्नी जाए, कोई और महिला जाए, हम चाहते हैं कि उतनी भीड़ में उसको परेशानी ना हो, एक अलग से डब्बा हो जहां वो बैठ सके। ये डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं है कि महिलाओं को या बच्चों को या बूढ़ों को विशेष सुविधाएं देनी है, वो शोषण करेंगे सबका। उनको शोषण से बचाना है, और जब शोषण से बचाने के लिए भेदभाव किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, संरक्षणात्मक भेदभाव। आरक्षण दरअसल प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। आगे मैं थोड़ा विस्तार में समझाऊंगा, अभी संकेत में कह रहा हूं। अब समझिए समानता क्या है। अब समझिए समानता क्या है। जब किसी देश में समानता आती है तो दो चरणों में आती है। पहले चरण में होती है नेगेटिव इक्वालिटी, जिसका मतलब होता है कि ये वाला जो एक्सप्लॉयटेटिव डिस्क्रिमिनेशन था ये समाप्त हो गया, और जब ये समाप्त हो जाए तो आप कहेंगे कि पहले स्तर की समानता आ गई है। अब किसी के पास विशेषाधिकार नहीं है, अब कोई माई बाप नहीं है, अब कोई माई लॉर्ड नहीं है, अब कोई ऊंची जाति का नहीं है, अब कोई ऊंचे धर्म का नहीं है, अब किसी की नस्ल ऊंची नहीं है, अब कोई केवल पुरुष होने की वजह से महिलाओं से ज्यादा अधिकार की मांग नहीं कर सकता है। सबके लिए कानून बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ जिसको कहते हैं, जो संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, ये वो चीज है। लेकिन एक अच्छा समाज जब और आगे बढ़ता है तो वो कहता है कि भाई ये तो खत्म हो गया, अच्छी बात है, लेकिन हमारे ही समाज में जो लोग कमजोर वर्गों के हैं वो तो इस समानता के बाद भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। सारे के सारे वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो पहले से अच्छी स्थिति में थे, क्योंकि जो अच्छी स्थिति में है उसके बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी, कंपटीशन में वो कहां छोड़ेगा किसी और को। तो अब अगर समाज को समतल बनाना है, समाज में बराबरी लानी है, कायदे की बराबरी लानी है, तो ये जरूरी है कि अब हम कुछ मात्रा में प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन शुरू करें, और जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं उनको मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में आने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दें। और जब ये शुरू हो जाता है तब बोलते हैं कि अब इक्वालिटी पॉजिटिव आ गई है। ध्यान से समझ लीजिए, इक्वालिटी का नेगेटिव मीनिंग ये होता है, नेगेटिव मतलब बुरा नहीं, नेगेटिव का मतलब एक विचारधारा है। नेगेटिव का मतलब है कि विषमताएं नहीं है, ये कह के डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे इक्वालिटी नेगेटिव सेंस में है। तो इक्वालिटी का पहला लेवल है कि विशेषाधिकार खत्म हो गए। लेकिन विशेषाधिकार खत्म होने से भी क्या होता है कि जो विशेषाधिकार वाला वर्ग था पहले, आमतौर पर उसी की अगली पीढ़ियां कंपटीशन में आगे बढ़ती रहती हैं, क्योंकि पहले ही इतना गैप हो चुका है ना, उसकी भरपाई कैसे होगी। और पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ये है कि जो वंचित समुदाय हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए थोड़ा सा प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन उनके पक्ष में करना, जो हमारा संविधान करता है, जो दुनिया के अधिकांश देशों के संविधान करते हैं, वही सिस्टम। और इसलिए जब भी कोई आपसे कहे कि आरक्षण तो समानता के विरुद्ध है, आप समझ लीजिए कि आरक्षण समानता की नेगेटिव धारणा के विरुद्ध है। पॉजिटिव धारणा जो होती है आरक्षण की, वो तो तभी पूरी होती है जब हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू करते हैं। उन्हीं एग्जाम्पल्स की बात करूं
तो एक समझदार माँ अपने कमजोर बच्चे को 2 गिलास दूध पिलाएगी, बाद में 1.5 कर देगी, धीरे धीरे 1 पर लाएगी और तब तक दूसरे बच्चे को उस अतिरिक्त दूध से वंचित रखेगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर इस समय इस बच्चे को एक्स्ट्रा डाइट नहीं मिली तो ये मुख्य धारा में लौट नहीं पाएगा। ठीक वैसे यदि किसी माँ के 2 बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं और उनकी लंबाई अलग अलग है, तो वो माँ इस बात को सुनिश्चित करेगी कि दोनों बच्चों की लंबाई और जो गोल पोस्ट है उसकी ऊंचाई के बीच का गैप बराबर हो। इसी तरह से अगर भारत सरकार को माँ की तरह बर्ताव करना है तो वो सुनिश्चित करेगी कि जो बच्चा गांव से आता है, दलित परिवार से आता है, गरीब परिवार से आता है, उस बच्चे को आईएएस का एग्जाम देने में कुछ ऐसी सुविधाएं उम्र के स्तर पर या अटेम्प्ट के स्तर पर दी जाएं कि वो बच्चा भी अपने पिछड़ेपन से उत्पन्न नुकसानों को किसी न किसी मात्रा में कम कर सके और जहां तक संभव हो मुख्यधारा का हिस्सा बन सके। और जब किसी समाज में एक लंबे समय से हजारों वर्षों से सोशल डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा हो, इसका मतलब है कि भारत में या दुनिया में अगर महिलाएं अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, समाज में बहुत आगे बढ़कर काम नहीं कर पाई, अगर हमारे समाज की कुल संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी 5-10% से भी कम है, अगर हमारी संसद में महिलाओं की कुल भागीदारी आज तक 10% के आसपास से ऊपर नहीं बढ़ पाई है, अगर सिविल सेवाओं में आज तक महिलाओं का अनुपात वही 10-12% के ऊपर नहीं जा पाया है, या तो ये महिलाओं की समस्या है कि महिलाएं इतनी योग्य नहीं थी, या इसका मतलब ये है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के उतने मौके नहीं मिले। और कुछ मूर्ख ये कहते हैं कि हमने कब रोका है, आ जाए। ग्लास सीलिंग का कंसेप्ट ध्यान रखिए, शीशे की दीवार, शीशे की छत, कि मैं उड़ना चाहती हूं, मैं जंप लगाना चाहता हूं, दीवार दिख नहीं रही है पर दीवार है, बाधाएं दिखने नहीं है पर बाधाएं हैं। और ये बात केवल महिलाओं के नहीं है, दुनिया भर की महिलाओं के साथ ये हुआ है कि परिवार और इतने सारे तमाम स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि उन सब की वजह से व्यावहारिक रूप से उनके लिए संभव नहीं रहता कि वो अपने करियर के बारे में, अपने निजी करियर के बारे में कुछ गंभीर सोच सके और साहसी कदम उठा सके। इसलिए अगर महिलाएं बिजनेस की दुनिया में कम है, वेंचर उद्यम की दुनिया में कम है, संपत्ति उनके पास कम है, सरकारी नौकरियों में वो कम है, और हैं भी तो लोअर नौकरियों में ज्यादा है, ऊंची नौकरियों में कम है, पॉलिटिक्स में कम है, यहाँ तक कि समाज के मुद्दों में जब बात होती है तो उनमें उनकी हिस्सेदारी अगर कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर थी, इसका मतलब ये है कि पुरुष वर्ग को शुरू से ही अधिकार ज्यादा मिले और महिलाओं को उसी वजह से लगातार पीछे होना पड़ा। और ये केवल पुरुष महिला का मामला थोड़ा है, ये तो ग्लोबल मामला है। अमेरिका में या बहुत सारे यूरोपियन देशों में जो रेस का मामला है, जो अश्वेत नस्ल है, क्या अश्वेत नस्ल के लोग इतने कमजोर हैं कि वो आगे नहीं आ सकते थे, या उनको आगे आने के मौके नहीं मिले। और इसी तरह से अगर बात करें किसी देश में धर्म के मामले में ऐसा हो सकता है, भारत में जाति के मामले में ऐसा हुआ, और कहीं कहीं आर्थिक मामलों में ऐसा होता है। और जब हम इस बात को समझने लगते हैं कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनमें से अधिकांश का पिछड़ापन इसलिए है क्योंकि समाज के कुछ वर्गों ने एक खास समय में संसाधनों पर ज्यादा कब्जा किया, उनको ज्यादा मौका मिला, और इन वर्गों को उतना मौका नहीं मिला, और इसलिए इनके पिछड़ेपन के ठीक वही कारण हैं जिन कारणों से कुछ वर्ग काफी आगे बढ़े हैं। तब एक जिम्मेदारी पैदा होती है कि जिनको डिप्राइवेशन झेलना पड़ा, जिनको वंचन झेलना पड़ा, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है उसका नाम है सोशल जस्टिस। जो सोशल इनजस्टिस हुआ था, उस सोशल इनजस्टिस को, सामाजिक अन्याय को खारिज करने की प्रक्रिया, अंडू करने की जो प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस एक प्रोसेस भी है, सोशल जस्टिस एक आदर्श भी है। अभी हम जिस सेंस में बात कर रहे हैं वो प्रोसेस की सेंस में बात कर रहे हैं, न कि आइडियल या आदर्श की सेंस में बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप में से कुछ लोगों की तलवारें अब तक निकल चुकी होंगी, कुछ लोगों को लगने लगा होगा, खून खोलने लगा होगा कि ये ऐसी बात कैसे हो सकती है।
लेकिन मैं आपसे पहले ही कहा कि अगर इस मुद्दे को समझना है तो ये भूल के समझना है कि आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। वो सब बाद में देख लीजिएगा, समर्थन करना है, विरोध करना है, वो सब बाद में देखिएगा। अभी तो केवल समझने की बात है, एक विचार को समझ लीजिए। कुछ गड़बड़ लगे तथ्यों के स्तर पर तो कमेंट में लिखिएगा। अगर कहीं तथ्य या तर्क गलत हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसे सुधार लूंगा। अगर आप कोई जेन्युइन ऑब्जेक्शन देंगे और वो ठीक तथ्य होंगे तो उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन खाली बौखलाहट वाली बात मत लिखिएगा, उस सब का कोई मतलब नहीं।